नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आरजू काजमी और साजिद ताड़ड़ साहब की ये बातचीत है और ये बातचीत हुई है शहबाज शरीफ के उस बयान पर जो उन्होंने दिया है भारत के बारे में। मैं पहले आपको शहबाज शरीफ का वो बयान सुनवा देता हूं, सुनिए। तो आइए आज हम इस बात का आज तहैया करें, अल्लाह ताला से वादा करें कि हम मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। तो हिंदुस्तान के बाप को भी हम पीछे छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। तो जी, ये 2 टके का आदमी, 2 टके का मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पीएम की भाषा ऐसी नहीं होती है, वो भी उस देश का पीएम जिसके यहां की बिजनेस कम्युनिटी गिड़गिड़ा रही है कि जी भारत से ट्रेड कर लो। इसी के सामने गिड़गिड़ा रही थी, बोला कि भारत से ट्रेड करो वरना हम खत्म हो रहे हैं। गिड़गिड़ा रही थी इसी के सामने। ये उस देश का पीएम है। ये उस देश का पीएम है जिसको भीख मांगने से फुर्सत नहीं है। भीख नहीं मांगेगा, भीख नहीं मिलेगी, इसका देश टूट जाएगा। ये उस देश का पीएम है और उस देश के पीएम की जबान ऐसी है कि हिंदुस्तान तो क्या, हिंदुस्तान के बाप से भी हम आगे निकल जाएंगे। ये जो गली छाप, गटर छाप लोगों की भाषा नहीं होती, ये उस तरह की भाषा बोलता है ये। और ये अपने आप को पाकिस्तान का पीएम बता रहा है। समझ रहे हैं आप ये कि हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप से भी हम आगे निकल जाएंगे। तो शहबाज शरीफ, न तुम्हारे दादा में ये दम था, न तुम्हारे बाप में ये दम है, और न तुम में दम है कि तुम हिंदुस्तान से क्या और हिंदुस्तान के बाप से तो छोड़ दो। पैदा तुम हुए हो, पाकिस्तान नाम का देश पैदा हुआ है और जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। हिंदुस्तान पैदा नहीं हुआ है, हिंदुस्तान यही था पहले से ही। समझे? अब उस पर बड़ी लोगों को मिर्ची लगेगी। लगे भाई, आप लोगों की जलनी चाहिए, बिल्कुल जलनी चाहिए। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया पाकिस्तानियों का। यही हाल पाकिस्तानी पीएम का है। अच्छा है तू और दे, इससे और मजबूत होगी हमारी चीज कि भैया कोई संबंध नहीं रखना तुम लोगों से, कोई दोस्ती, कोई व्यापार, कोई कारोबार, कुछ नहीं करना तुम लोगों से, क्योंकि मानसिकता यही है। जब तुम्हारे पीएम की मानसिकता यह है तो लोगों की तो छोड़ ही दो। चलो अब इस पर क्या साजिद तारड़ क्या कह रहे हैं जरा देखते हैं। आपने मुझे कहते छेड़ ही दिया तो अगली भी स्टोरी सुन ले जो मैं बताना चाह रहा था। ए लेवल के पर्चे निकल गए, बिक गया पर्चा ए लेवल का। कैमरेज वाले तड़प गए वहां बैठे। ए लेवल के पेपर कौन देता है आपके पाकिस्तान में? एचिसन, रूलर्स, ब्लू ब्लडेड, फ्यूचर के करप्ट लोगों के करप्ट बच्चे ए लेवल करते हैं। गरीब का बच्चा मेरे जैसे, वो क्या पता ए लेवल किससे खाते हैं, उसको क्या पता ए लेवल। आपके ब्रिटिश एजेंटों के पोते जो जिन्होंने आगे फ्यूचर में लूटना है पाकिस्तान का, वो भी ज़हनी तौर पे हैंडीकैप है, बेकार है, डाउन सिंड्रोम है वो। बिल्कुल ऐसे। कैम्ब्रिज का पेपर जो है उसकी तस्वीरें निकालकर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज की गई है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तड़प के दोबारा इम्तिहान लेने के बारे में सोच रही, ब्रिटिश काउंसिल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मतलब ये नवाज के पोते होंगे, मरियम का नाती पोता होगा इनका। मतलब कैम्ब्रिज में भी पेपर लीक हो गया। यार हमारे यहां तो कई सारे पेपर लीक हो जाते हैं, वहीं लीक हो जाते हैं, ब्रिटेन में भी पेपर लीक हो जाता है, कैम्ब्रिज में भी पेपर लीक हो गया भाई। ये पाकिस्तानी जहां रहेंगे और इंडियन जहां रहेंगे कुछ ना कुछ करा ही लेंगे। वैसे बाहर तो इंडियन नहीं कराते हैं पेपर लीक, अंदर ही करा देते हैं इधर लेकिन वहां तो भाई पाकिस्तानी एलीट अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए भाई पेपर लीक करवा रही है। अच्छी बात है, बढ़िया है। जिन लोगों के ए लेवल के पेपर भी जो नहीं देने की सलाहियत रखती कौम, और उठे सुबह उठ के जिहाद जिहाद जिहाद, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। सर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हम मेहनत करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी को इतना आगे ले जाएंगे, भारत क्या, भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। ये अल्फाज हैं उनके। शहबाज शरीफ साहब तो आपको बताया कैरी ऑन के साथ पाकिस्तान गए हैं, कैरी ऑन के साथ। वो तो लगेज बुक ही नहीं कराते ना भाई, वो तो सारी फैमिली अब कैरी ऑन के साथ रहती है कि परमानेंट, तो दे आर रेजिडेंट ऑफ लंदन। किस ये गलती से बात कर रहे हैं क्योंकि लंदन की इकोनॉमी भी स्लगिश है आजकल, और लंदन में भी चेंजेस यूके में भी आ रही। मुझे लग रहा है वो इंग्लैंड की इकोनॉमी की बात कर रहे होंगे, पाकिस्तानी तो वो है ही नहीं है। चलें छोड़े, अगली बात सुन ले। मैं इस्लाम के हवाले से आपने बात की तो दूसरी बात आपको बता देते हैं, आगे चलें।
आपको जो अब भी आपके पड़ोसी जो आपको कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं, टीटीपी की क्या इस वक्त सबसे बड़ी डिमांड है? वो कहते हैं ये जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं ये पूरे मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, हम इनके ऊपर हमला करके इनको पहले मुसलमान करेंगे, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। अब उनकी स्टोरी सुन लें। उनकी कौंसल जनरल जो दुबई से मुंबई जा रही थी, बॉम्बे, मैडम जकिया विरदक उनका नाम है, 25 किलो सोना स्मगल करते पकड़ी गई। 25 किलो सोना, जिसकी मालियत बनती है $25 लाख। जी हाँ, ये खबर आई थी और ये अफगान तालिबान की डिप्लोमेट हैं, ऐसी खबर आई थी। और ये शायद मुंबई एयरपोर्ट पर ही पकड़ी गई हैं। बताइए, इतना सोना लेकर। और चूंकि वो डिप्लोमेट की चेकिंग वोकिंग कम होती है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत चालू है ना, सूंघ लेते हैं सोने को। सूंघ लिया उन्होंने, पकड़ लिया। अब सोचिए, एक डिप्लोमेट होकर आप इस तरह का काम कर रही हैं। मोहतरमा ने बीबीसी को इंटरव्यू में कह दिया, कहते मेरे खिलाफ साजिश है, मेरी किरदार कुशी की जा रही है। अगलों ने वीडियो निकाली है, ग्रीन चैनल से निकल के जा रही थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे। उन्होंने पकड़ा, टच, तुम्हारे सूटकेस में से 25 किलो अगर सोना निकला जाए स्मगलिंग में, तो किरदार कहां आ गया तुम्हारा भाई? किस किस्म का किरदार की बात कर रही हो? किस किस्म के इस्लाम की बात कर रही हो भैया आप अफगानी तो ठेकेदार हो ना। आप अफगानी कौन हो? आपने भारत की तबाही का बायस आपने बने। आप पाकिस्तान को इस इंडिया इंडस वैली, मैंने तो छोड़ दिया, नाम लेना ही छोड़ दिया आजकल। मैं इंडिया पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, मैं तो इंडस सिविलाइजेशन है ये सारी, इंडस को तबाह करने वाले ये पठान है सारे। तो हालत देख लो, ये बीबी जकिया विरदक सर पे चादर लेके बैठती है जहां बैठती है। 25 किलो सोना लेके जा रही थी, लड़का भी साथ था। अगलों ने एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ लिया, तो तुम कहती हो मेरी किरदार कुशी हो रही। कहते मेरे ऊपर इल्जाम लग रहा है ये सियासी चीजें हैं। और तालिबान भाईजान, ये पहले अपने घर में पहले कर लो यार बेहतरी कुछ। ये पहले अपने कौंसल जनरल, पहले तो आप किसे पूछो कौंसल जनरल, हाँ मैं ये कहूंगा गनी दौर की बनी हुई थी, वो आजकल की नहीं बनी हुई। लेकिन ये तालिबान भाईजान जो है उसके हर सारे उसको कौंसल जनरल के उसके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी। उसने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी अपनी क्लेम की है एयरपोर्ट के ऊपर कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए, क्योंकि उसको अरेस्ट करने लगे थे वो। तो इम्यूनिटी आप उसकी ऑनर कर रहे हैं, आप उसके अहकामात आपको उसके साथ तालिबान भाईजान जो है, जो बहुत बड़े मुसलमान हैं, वो उनके साथ काम तो कर रहे हैं आप। तो ये आपके इस्लाम के हालात हैं, आप देखें आप किस तरह आगे जा सकेंगे। लेकिन सर ये जरूर है कि लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस, बल्कि काफी पॉलिटिशियन जिसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं, कांग्रेस की बहुत वाहवाह कर रहे हैं और बीजेपी या मोदी जी के लिए कहते हैं जी उन्होंने क्या किया है, उनकी क्या तारीफ में करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। इस किस्म की ट्वीट्स वो लगा रहे हैं। आखिर क्यों सपोर्ट किया जा रहा है कांग्रेस को? कंट्रोवर्सी चल रही दोनों साइडों की, मैंने देखी है। बल्कि मैं आपको पता, फैसल को मैं बड़ा अपना फवाद चौधरी साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ, मेरा उस फैमिली के साथ बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप है। बल्कि उनकी जो बात है, ये बयान को मोदी साहब ने अपनी स्पीच में भी कहा है। उन्होंने कहा देखें ये कांग्रेस के गीत गा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से आवाजें आ रही, इशारा उनका फवाद चौधरी की बात की तरफ ही था। उन्होंने ट्वीट भी की है उसमें। लेकिन देखें आरजू, मैं आज आपको लिख के बता देता हूं, बीजेपी की गवर्नमेंट को खत्म करना, बीजेपी की आइडियोलॉजी को खत्म करना आसान नहीं। बिल्कुल किसी बात उसमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि भारत की तरक्की का सफर पहले शुरू हो चुका था। मैं ये जरूर कहूंगा, कुछ लोगों ने उसके 2-4 हीरो इसमें जरूर है। उसमें मनमोहन सिंह को भी क्रेडिट जाना चाहिए, नरसिम्हा राव को क्रेडिट जाना चाहिए, वाजपेयी साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। लेकिन क्लोजिंग उसकी आके मोदी साहब ने की है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि मोदी साहब इस नेक्स्ट लेवल पर जो लेकर आए हैं, तीसरे नंबर पर इकॉनमी का आना, 5वें नंबर पे जाना, उसका आगे जाना, 8.4% पे जाना, उसमें 2-4 चीजें जो उनकी एक सलाहियत है, पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है। मैं इसको सारी दुनिया को, बल्कि मैं कहता हूँ ये फ्यूचर में आगे दिस इज पीपल विल रीड अबाउट इट। नेशनलिज्म देना भारत को सबसे बड़ी बात तो ये है, और फिर उसके ऊपर करप्शन एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है, उसको कंट्रोल करना भी मोदी साहब ने बड़े, क्योंकि देखें मोदी साहब ने ना तो लंदन रहे हैं, ना उनका जाने का प्रोग्राम है, ना उनके बच्चे हैं, ना प्रॉपर्टियां हैं, ये भी एक चीज है। लेकिन उन्होंने नेशनलिज्म के जरिए इस चीज को प्रमोट किया। करप्शन भी कंट्रोल होती है जब आप नेशनलिस्ट बनते हैं।
आपकी प्रोडक्ट भी बनती है, एक्सपोर्ट भी तब बनती है जब आपकी नेशनलिज्म आपके अंदर हो। आप रेड सी के अंदर जाके अपने तेल भी आप प्रोटेक्ट करते हैं जब नेशनलिस्ट हो। आप कंट्रीज के दौरे करते हैं तो आप अपने करेंसी को प्रमोट करें, अपने डायस्पोरा को प्रमोट करें जब नेशनलिज्म होता है। जब वहां से जाके घड़ियां लाके आपने बेचनी हो दुबई में, तो फिर उसको नेशनलिज्म नहीं कहा जा सकता। ये फर्क है सबसे बड़ा। तो उनको हराना, चाहे कुछ भी कर ले, कांग्रेस 2 दफा भी आ जाए, वो इस वक्त बीजेपी को अगर कोई फ्यूचर में पार्टी हराएगी तो वो बीजेपी ही हराएगी, और दूसरी पार्टी, सियासी पार्टी नहीं हरा पाएगी। अब मैं बताना चाहूंगा एज ए बहसीत पोलिटिकल साइंस होता क्या है। आरजू, ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर चेंज के साथ चलती है। चेंज, इंसान चेंज चाहता है। जब एक पार्टी, एक लीडर काफी अरसा जब पावर में रह लेता है तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर इंसान है वो, उनसे गलतियां भी होती हैं, ऐसी बात तो नहीं ना, गलतियां नहीं होती उनसे। फिर वो आहिस्ता चीजें स्लो डाउन होके कोई नया लीडर आ जाता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। कोविड को तो नहीं रोक सकता ना, कोई इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो ये फिर अगर 20 साल 25 साल बाद चीजें आए तो ठीक है, वो भी अगर इस तरह का लोगों का मूड बने तो। लेकिन ये कि अभी तक जो मैं समझता हूं कि पिछले 10 साल का क्रेडिट भारत की तरक्की का वो भी बीजेपी को जाता है, और आगे भी मैं समझता हूं भारत तरक्की तभी कर सकेगा जैसे मोदी साहब आएंगे, मोदी साहब आगे रहेंगे और तरक्की होगी। रशिया के अंदर आप देख लें, पुतिन है, रशिया इस वक्त तरक्की पर है। वो तो मैं क्रेडिट पुतिन को दूंगा, बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं देना चाहिए। लोग उसको डिक्टेटर कह लें, लीडर कह लें, जो कुछ भी है, रशियन है वो, रशिया की तरक्की के ख्वाब देखता है। आपको प्रेज करना चाहिए। मोदी साहब इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं, मैं आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिम, टू बी ऑनेस्ट विद यू। उनको क्रेडिट देना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह का लीडर नहीं मिल रहा तो उसमें भारत का कसूर तो नहीं ना, कसूर आपका अपना है। तो ये तो फिर आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखिए भाई, बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए, करिए कि आप एक फेल्ड स्टेट हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। 76 ईयर्स में एक लीडर नहीं मिला, आदत लीडर एक, जो पाकिस्तान को आगे ले जा सके। ये किसकी गलती है? ये पाकिस्तानियों की गलती है। ये 100% पाकिस्तानियों की गलती है, जिन्होंने उन चोर लुटेरों को बिठाया, अपने ऊपर कायम रखा, और उस पाकिस्तानी फौज के अंडर रहे जिस पर इन्होंने सवाल नहीं उठाया कभी, और जो लूट कर खा गए आप लोग, जिनका लंदन में 11-11 बिलियन डॉलर के प्रॉपर्टीज, जरदारी की हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, और बाकी लोगों, जिनके लिए पाकिस्तान बस आने जाने का रास्ता हो, बाकी घर जो है वो लंदन है। और आप लोग अभी भी ब्रिटिश का गुलाम है। ब्रिटेन ने आप लोगों को, आपके ऊपर मुसल्लत किया हुआ है इन लोगों को। 76 ईयर्स हो गए और पाकिस्तान में एक अदद लीडर ना पैदा हुआ। किसकी गलती है? पाकिस्तानी कोख की गलती है ना, कि वो एक लीडर पैदा नहीं कर सकती। मोहम्मद अली जिन्ना भी लीडर नहीं थे, मैं तो अब उनको भी नहीं मानता लीडर, क्योंकि एक विजनरी लीडर कभी ऐसे काम नहीं करता जिससे आगे चलकर नुकसान दिख रहा हो साफ। और इसमें मुझे उनकी बात याद आती है जो हमारे सेना में एक बड़े अफसर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, रिटायर्ड हो चुके हैं। तो उन्होंने अपने फादर के बारे में एक सच्ची घटना बताई थी कि जब बंटवारा हुआ, तो चूंकि वो मुसलमान फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके फादर उस समय शायद मेजर थे या जो भी थे इंडियन आर्मी में, इंडियन ब्रिटिश आर्मी में। तो उनसे कहा गया कि भाई देखो, अब तो इस्लाम के नाम पर मुल्क बना है और वहां चले जाओ। तो उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया था? आज से 76 साल पहले सोचिए कि एक भारत के मुसलमान आर्मी ऑफिसर ने क्या जवाब दिया था। वो जानता था कि पाकिस्तान के साथ ऐसा होगा। सुनिए। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए, और लाहौर के स्टेशन पे उनके एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया। उनको जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त। वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है,
वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है, उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है, वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा कर पाया दिया है, सर। करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपने पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। आप सोचो कि एक मुसलमान ऑफिसर भारत का, उसने तब देख लिया था कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होने वाला है और भारत का फ्यूचर क्या होने वाला है। आप सोचो कि उसके पास कितना अच्छा विजन रहा होगा, कितना दूरदर्शी था वो। आज उनके बेटे हमारी आर्मी में सेकंड टॉप मोस्ट रैंक होती है, आर्मी चीफ के बाद की रैंक होती है लेफ्टिनेंट जनरल, और उससे रिटायर हुए हैं। वो उस खानदान से आते हैं। ये बात तो है कि मैं अब जिन्ना को भी नेता नहीं मानता या लीडर नहीं मानता। नेता तो थे, लीडर नहीं मानता, क्योंकि लीडर अपनी कौम के फ्यूचर को देखता है और वो फ्यूचर के लिए काम करता है। आपकी कौम के लीडर ने फ्यूचर को देखा ही नहीं, और जो नींव रखी वो भी झूठ पर रखी। दूसरी बात, तारड़ साहब ने बहुत ज्यादा बात नहीं की कि हिंदुस्तान के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। मैं बात कर लेता हूं। हिंदुस्तान के बाप तो छोड़िए, हिंदुस्तान का कोई बाप नहीं है। हिंदुस्तान से आगे निकलने की औकात है आपकी? औकात चाहिए हिंदुस्तान से आगे निकलने के लिए। 72 जन्म बीत जाएंगे, निकल ना पाएंगे आप आगे हिंदुस्तान से, याद रखिए। क्योंकि हम लोग, एक तो झूठ की बुनियाद पर हमारी नींव नहीं है, दूसरा हम लोग आपकी तरह हवा हवाई बातें नहीं करते। हम पहले करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, और तब दुनिया को दिखाते हैं कि देखो हमने ये किया। हम पहले सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं करते हैं आपकी तरह कि हमने मून मिशन भेज दिया, अब हम भारत की बराबरी हो गई, भारत, हमारा भी झंडा चांद पर जम गया। अरे पूरी दुनिया हंस रही है आप पर, पूरी दुनिया हंस रही है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मिशन था। मून मिशन पॉलिटिकल मून मिशन है ये आपका, ये साइंटिफिक मून मिशन नहीं है आपका, पॉलिटिकल मून मिशन है। और सारे लोग हुआ हुआ सीआर की तरह करने लगे, हुआ 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 पाकिस्तानी करने लगे। आपको असली बात पता नहीं। खैर, उसके बाद में आता हूं। आप कहते हैं जी हमसे आगे निकलेंगे। आपकी इंडस्ट्रीज कहां है? $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए आप सऊदी के आगे लेटे पड़े हैं, लेटे पड़े हैं, क्योंकि वो $5 बिलियन की वो कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तरस खाकर आपके ऊपर। भीख मांगने पहुंचे तो उनका चलो भीख में दे देते हैं कुछ। आपकी इंडस्ट्री कहां है? आपका सर्विस सेक्टर कहां है? आपका एजुकेशनल सेक्टर कहां है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? कहां है? कहीं कोई है? आपसे हर फील्ड में हम 100 ईयर्स आगे हैं। आज से आप उतनी तेजी से वॉर लेवल पर काम शुरू करेंगे तो आपको 100 साल लगेंगे मौजूदा भारत की स्थिति में पहुंचने में, 100 ईयर्स। और तब तक तो हम पता नहीं हमारी स्पीड कहां निकल चुकी होगी। हमारी प्रोजेक्शंस तो दिख रही हैं कि अगले कुछ सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब हम दुनिया के नंबर 1 इकॉनमी भी बन सकते हैं, क्योंकि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम उसकी राह पर हैं, हम सही राह पर चल रहे हैं, हमारी पॉलिसीज वैसी बन रही हैं, हम काम वैसा कर रहे हैं। हम आपकी तरह हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। आपकी तरह हम हवा हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। हम 2 साल पहले से हमने बात शुरू की सेमीकंडक्टर की, उस पर हम काम कर रहे हैं। आने वाले 2-3 साल में आप देखिएगा कि सेमीकंडक्टर के मामले में हम कहां पहुंच जाएंगे। फिर आप चिल्लाते रहिएगा कि अरे भारत देखो सेमीकंडक्टर में भी इतना आगे निकल गया, आईटी में तो था ही, सेमीकंडक्टर में भी आगे निकल गया।
$300 बिलियन की मार्केट होने वाली है आने वाले कुछ सालों में सेमीकंडक्टर के, सिर्फ भारत में। करीब करीब आपकी पूरी जीडीपी के बराबर, करीब करीब। क्या आप टक्कर लेंगे और क्या आप हमसे आगे निकलेंगे? हमारी एक कंपनी टाटा, उसकी तो बराबरी नहीं कर सकता पूरा पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से आगे है, और अब बात करते हैं कि भारत के बाप से भी आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे बाप में औकात नहीं है पाकिस्तान के लोगों कि तुम लोग आगे निकल जाओ। आगे निकलने के लिए हमने 76 साल से खून पसीना एक किया हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, और तुम टांग पर टांग धरकर, वो क्या कहते हैं, वो पाइप लेके जो पीते हैं वो पी रहे हो, बस गुड़गुड़ा रहे हो हुक्का, समझे? क्योंकि तुम लोगों में अय्याशियों की आदतें हैं। और मैं आज फिर कहूंगा कि बहुत बहुत भगवान तेरा धन्यवाद, ये अलग हो गए हमसे, वरना आज इनकी वजह से हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ती। आज इनकी वजह से दुनिया भर में हमारा सर जो है शर्म से झुका होता, हम भी भिखारी कहला रहे होते, क्रिमिनल कहला रहे होते, टेररिस्ट कहला रहे होते। लेकिन शुक्र है भगवान का कि बचा लिया भगवान ने। कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।